पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या पब्लिक अथॉरिटी। आपका फिर से म्यूट हो गया है, थोड़ा सा अनम्यूट कर लीजिए। सभी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को सुनाई दे रहा है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है बहुत अच्छी। हाँ, तो सभी पब्लिक अथॉरिटी में सूचना अधिकार के कायदे के तहत ही बताना चाहिए कि आरटीआई कैसे एप्लीकेशन करे। आरटीआई का एप्लीकेशन फॉर्म भर के देने की भी जिम्मेदारी वो पब्लिक अथॉरिटी में है। ये सूचना अधिकार के कानून में ही कहा गया है। अगर किसी को एप्लीकेशन फॉर्म भरने नहीं आता है तो भरने के लिए भर के देना भी जरूरी है। ओरली वे बता सकते हैं, भर के देना जरूरी है, ये ऐसे कायदे में। इसको इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करनी पड़ेगी। मुझे तो ऐसे लगता है, अगर उन्होंने एक ने पूछा था कि जेल के अंदर से सूचना अधिकार का एप्लीकेशन जरूर कर सकते हैं, और करने की सुविधा उस पब्लिक अथॉरिटी के, उस जेल इंचार्ज की है। स्टैंप पेपर भी, स्टैंप हमारे वहाँ कोर्ट की स्टैंप है, वो भी देने की जिम्मेदारी उनकी है। तो मैं कहता हूं कि ऑफ कोर्स ये सूचना अधिकार एप्लीकेशन करना है बोला तो वो वल्नरेबिलिटी इंक्रीज होती है और उनके ऊपर ज्यादा जुल्म भी हो सकते हैं। लेकिन ये तो पूरे देश भर में आजकल जुल्म ही जुल्म हो रहा है, तो लोगों ने इसका प्रतिकार लिए हैं। जैसे भीमा कोरेगांव में है, जेल के अंदर ही है, बहुत सालों से अंदर है, स्टूडेंट भी जेल के अंदर ही है। तो ये सब चलता रहने वाला है, उसके साथ ही हमको ये सब करना पड़ेगा। दूसरी जो बात है, अगर समझो जेल में जितने भी एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर के थ्रू से डायरेक्टिव्स निकाल भी सकते हैं कि उस सूचना अधिकार के कायदे में जो कहा गया है कि एप्लीकेशन भरने की जो सुविधा है और एप्लीकेशन भरने की जो फॉर्म्स हैं, एप्लीकेशन भरने के लिए जो मदद है, वो सब देने का जेलर की जिम्मेदारी रहेगी। और इस सब में डायरेक्टिव्स भी निकाल सकते हैं अंडर सेक्शन 1988। तो मुझे लगता है कि ये कोशिश रहनी चाहिए और डायरेक्टिव्स इंफॉर्मेशन कमिश्नर के थ्रू से निकालना चाहिए। और उस हिसाब में होम डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर पूरे जगह में, अगर उन्होंने एक जीआर निकाल दिया, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन का सर्कुलर निकाल दिया, तो मुझे लगता है इम्प्लीमेंट करने में ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी। ऐसे हमने महाराष्ट्र में कोशिश की थी और ये बात हो गई है। लेकिन जिसके पास सर्कुलर नहीं है तो वो कर नहीं पाएंगे। और एप्लीकेशन तो हमारा काम रहेगा, एप्लीकेंट्स का काम रहेगा इस चीज को ज्यादा उजागर करना कि पब्लिक अथॉरिटी ने ही असिस्ट करना है। मैं तो आजकल ट्रेनिंग में भी बताता हूं कि आप ना किसी एनजीओ के पास जाइए, आरटीआई एक्टिविस्ट कौन है करके ढूंढिए नहीं, आप सीधा पब्लिक अथॉरिटी में जाइए, उनको बोलना कि मुझे सूचना अधिकार का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, मुझे जरा सिखाइए। उनकी जिम्मेदारी है वो सिखाना और भरना और उनको असिस्ट करना। जी धन्यवाद। हमारे बीच में आत्मदीप जी हैं, और आत्मदीप सर, यहाँ पर थोड़ा सा धारा 4 के प्रावधान के विषय में, जैसे खेल विभाग की ये जो चर्चाएं हुई और इस तरह से, तो इसमें कौन कौन सी जानकारी आपके हिसाब से, आपने तो एक विस्तृत जेल के बंदी अधिकारियों के विषय में ही आपने जानकारी दी, अब इसमें कौन कौन सी जानकारियां आपके हिसाब से इसमें अपन धारा 4 के तहत बोल सकते हैं कि वो लागू करें? आत्मदीप जी सुन पा रहे हैं? जी हाँ। सेक्शन 4 की बात आई है घूम फिर करके, तो कौन सी ऐसी जानकारियां जिसको हम ये अपेक्षा ना करें कि जो जेल में बंद कैदी हैं वो रिस्क लेकर के वो आरटीआई लगाएं और वो जानकारी साझा करने के लिए या उनको व्यक्तिगत प्राप्त करने के लिए बोले, क्योंकि ज्यादातर जानकारियां हम जब मांगते हैं तो वो जानकारियां एक्चुअली देखा जाए तो मोर देन 90% सेक्शन 4 के अंतर्गत आ ही जाती हैं। तो ऐसी क्या बातें हैं, कौन सी जानकारियां अपन इनको फोर्स कर सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं विभागों को और सूचना आयोग को कि वो इसको साझा करवाएं? जी देखिए, इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको केवल 17 बिंदुओं की जानकारी तक ही धारा 4 को सीमित करके नहीं देखना चाहिए। उसके अलावा भी कुछ है धारा 4 में जो ज्यादा मायने रखता है। जैसे धारा 4(1) में अभी कुछ समय पहले एडवोकेट नेतानंद जी मिश्रा ने जेलों के बारे में आरटीआई लगाने का एक सवाल पूछा था, और वो आरटीआई भोपाल से कई जगह अंतरित कर दी गई, ऐसा बताया गया था। उस संदर्भ में ये धारा 4(1) पढ़ना जरूरी है। इसमें लिखा है कि हर एक लोक प्राधिकारी अपने डिपार्टमेंट के दफ्तर के सारे रिकॉर्ड को
सम्यक रूप से सूचीबद्ध ढंग से और अनुक्रमणिका बद्ध ढंग से रखेगा और इस रीति में और इस रूप में रखेगा जो सूचना के अधिकार को सुगम बनाता है, और हर लोक प्राधिकारी ये सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख जो कंप्यूटरीकृत किए जा सकते हैं उनको युक्त समय के भीतर कंप्यूटरीकृत करेगा। तो यही नहीं, उस कंप्यूटरीकृत जानकारी को देश में उपलब्ध नेटवर्क से जोड़ेगा। यानी एक जेल की जानकारी, जेल मुख्यालय में सारी जेलों की जानकारी कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से अपने आप आ जानी चाहिए, उसको मांगने की जरूरत या आवेदन को अंतरित नहीं किया जाना चाहिए। देश भर में उपलब्ध नेटवर्क से हर लोक प्राधिकारी कार्यालय के विभाग की जानकारी को जोड़ने का इस धारा 4 में प्रावधान है। उसके बाद जो 17 बिंदुओं की जानकारी है उसमें जेलों से संबंधित ज्यादातर बिंदु आ जाते हैं जिनके लिए आरटीआई लगाने की आवश्यकता नहीं है। उनके अधिकारियों कर्मचारियों के कर्तव्य, शक्तियां, वो किस तरह से क्या निर्णय करते हैं, कार्रवाई करते हैं, सुपरविजन कैसे होता है, किसकी क्या जिम्मेदारी, ये सारी जानकारी भी इन 17 बिंदु में आती है। और क्या क्या मापदंड स्थापित किए गए हैं काम जो दायित्व है उनके निर्वहन के लिए जेलों के स्टाफ के, वो सब उसमें है। और कितना बजट मिला है, कैसे खर्च हुआ है, वो सब है। जो भी व्यवस्थाएं जेलों में है उनकी सारी विशिष्टताएं उसमें आ जाती है। और जनता से ये भी आता है उसमें कि जो भी व्यवस्थाएं हैं उनकी जेलों के लिए उनकी क्रियान्वयन के संबंध में जनता से परामर्श। हमें लगता है कि उनकी जानकारी आ जाती है। जेल के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए क्या निर्देश जारी किए भी शामिल है, गाइडलाइन भी शामिल है। और खर्चों की बात मैंने बताई अभी, बजट और खर्च वो सारा आता है। इसके अलावा सूचना प्राप्त करने के लिए 17 बिंदुओं में एक बिंदु यह भी है कि सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, उसकी पूरी जानकारी भी यह भी प्रकाशित की जानी चाहिए। और लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टताएं भी। इसके इन 17 बिंदु के अलावा फिर 2 बिंदु और हैं, ग और ख, वो भी बहुत प्रासंगिक है जेलों के संदर्भ में। इसमें एक महत्वपूर्ण यह है कि प्रभावित लोगों को अपने प्रशासनिक या न्यायिक विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें कारण उपलब्ध कराने की बात भी शामिल है सरकार में। जो भी फैसला किया गया है किसी व्यक्ति के बारे में, कैदी के बारे में, और ऐसे फैसले और नीतियां जो जनता को प्रभावित करती हैं उनके सभी सुसंगत तथ्यों को भी स्वतः सार्वजनिक किया जाएगा, ये भी इसमें शामिल है। इसके अलावा धारा 4(2) में ये प्रावधान है, 17 बिंदुओं से हटके हम बता रहे हैं कि धारा 4(2) में यह है कि प्रत्येक लोक अधिकारी का यह निरंतर प्रयास होगा कि वह प्रेरणा से जनता को नियमित अंतरालों पर विभिन्न माध्यमों से, जिसमें इंटरनेट भी शामिल है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने का उपाय करेगा जिससे जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई का कम से कम सहारा लेना पड़े। इसके अलावा धारा 4(3) में यह है कि प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे रूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच के योग्य हो। इसमें भी काफी चीजें आ जाती है। और धारा 4 की उपधारा 4 में ये कहा गया है कि सारी सामग्री को, जो भी अपेक्षित सूचना है, उन सबको स्थानीय भाषा में प्रसारित किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक रूप में जहां तक संभव है वो भी इसमें भी उपलब्ध कराया जाएगा। अच्छा, और इसमें जी तो कुल मिला के जेलों से संबंधित सारे बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, जानकारियां धारा 4 के दायरे के चारों उपधाराओं के अंतर्गत आ जाती जी। तो सबसे पहले और यह तो असंदिग्ध है कि हर कैदी को भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, संवैधानिक प्रावधान भी है कि सभी कानूनों का समान रूप से संरक्षण हासिल है, विचाराधीन कैदी को भी
पुलिस कस्टडी में रखे गए आदमी को भी, जुडिशियल स्टडी में रखे गए आदमी को भी, थाने के लॉकअप में रखे गए आदमी को, सब कानूनों का समान संरक्षण हासिल है। तो इसके तहत वो सूचना के अधिकार का उपयोग करने के लिए भी अधिकृत है। जी बिल्कुल, सूचना के अधिकार के लिए तो अधिकृत हैं, लेकिन जैसा कि बात घूम फिर के आ जाती है कि जेल के अंदर हैं और उन्हीं की रोटी खा रहे हैं, तो वहां पर यदि ये करेंगे तो और दिक्कतें हो सकती हैं, और सब में इतना वो नहीं रहता, गट्स नहीं रहता कि ये सब कर पाए। और अच्छी बात है कि जैन जैसे उनके परिजन इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं। हाँ, उनके परिजन ले सकते हैं, वही है परिजन मित्र लोग बिना उस कैदी का जिक्र किए प्राप्त कर सकते हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि सबसे पहला तो काम यही किया जाता कि जितने भी यहाँ पे एक्टिविस्ट लोग हैं, कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और आरटीआई आवेदन लगाते हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग अपने अपने प्रदेश के सूचना आयोग में एक आरटीआई मतलब एक आवेदन दायर कर धारा 18 के तहत 3(1)(f) के तहत आप ये मांग करिए कि जो सूचना आयोग हैं वह सभी जेलों में, मतलब उस प्रदेश की सभी जेलों में जो भी इस तरह से सेंट्रल जेल या जैसी भी जेल है, उनमें सेक्शन 4 के 17 पॉइंट्स जो मैनुअल हैं तो वो अनिवार्यतः लागू करवाएं। इसके लिए प्रयास करिए, पहला काम तो हो गया, एक अच्छा जनहित का काम हो जाएगा। तो आप लोग ये करिए कि शिवानंद जी, मैं फिर निवेदन करूंगा कि इस आरटीआई को 17 बिंदु तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि धारा 4 में जो चारों उपधाराएं सब शामिल की जानी चाहिए। 17 बिंदु तो केवल एक धारा में है, 4(1) में। हाँ जी, उसमें से 2 पॉइंट आप बना लें। एक तो ये कि चारों बिंदु लिए जाने चाहिए। हाँ, स्पेशल इम्फेसिस देकर आप उनको ये बताएं कि 17 पॉइंट मैनुअल लागू किए जाएं, यहाँ पे लागू नहीं है, तो एक पॉइंट हो गया। दूसरे में आप बोलिए कि सेक्शन 4 के सारे जो 4 पॉइंट्स हैं, जिस तरह से आप मनदीप जी बता रहे हैं, उनको भी लागू किया जाए, क्योंकि यह आरटीआई कानून के इम्प्लीमेंटेशन के 120 डे के भीतर इसको अप्लाई किया जाना था और यह नहीं हुआ है। आप उन सभी जेलों में, जेलों की वेब पोर्टल पर जा करके या वहां से कुछ थोड़ा सा होमवर्क करके देख लें। तो ये हो गया। और जिस प्रकार से शैलेश गांधी जी ने कहा था कि 436A के तहत ये जो आया था कि 50% जो लोग इस तरह से विचाराधीन कैदी हैं जिन्होंने अपना काम पूरा किया हुआ है, उनको अधिकार है बाहर आने का, तो इस पर जानकारी ले ली जाए। और दूसरा, जो जुर्माने, छोटे बड़े जो जुर्माने होते हैं, कि उन कैदियों की सूची आप ले लें उन जेलों से, मतलब सूची ना लें, आप आयोग को ये बताएं कि इनकी वेब पोर्टल पे सेक्शन 4 के तहत ये पब्लिश करवाए, इसको मतलब ये सुओ मोटो इसको पब्लिश करवाए। तो सुओ मोटो तो नहीं कर रहा है, तो ठीक है, आपके कंप्लेन पर ही करे वो 18(1)(f) की आप इसमें कंप्लेन करिए और इन दोनों बिंदुओं को। तो ये एक इस मीटिंग का एक वो होगा, एक फ्रूटफुल पॉइंट होगा कि अपन इस पर काम करें। और हो सकता है कि वहां पर जो बंद है इस तरह से कैदी और जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको इससे न्याय मिल जाए। और एक जनरल तौर पर भी सबको ट्रांसपेरेंसी का तो हक है, और चूंकि हम लोग उस ट्रांसपेरेंसी के लिए लड़ रहे हैं। अब आगे इसमें हमारे बहुत सारे लोगों ने, और भी बहुत सारे तो नहीं है, 1-2 लोग और तो 1-2 प्रश्न ले लेते हैं। उमेश प्रसाद और जयपाल सिंह खींची जी ने अपना हैंड रेज किया हुआ है। जयपाल सिंह जी, बताइए आपका क्या प्रश्न है? जी सर, मेरा ये है कि मैं जो है सन 2007 में भी मैंने भूख हड़ताल करते हुए 8 रोज की जो 1 सप्ताह उसकी भूख हड़ताल की थी, और भूख हड़ताल के बाद जन समस्या थी उनको उठाते हुए मुझे जेल में अभिकरण में कर दिया। लेकिन जब मैं उस भूख हड़ताल के समय में जब जेल में गया, तो वहां जब मैंने देखा, जो जेलर थे उन्होंने कहा आप जो भूख हड़ताल है यहाँ पे समाप्त कीजिए, और ये जो हमारा जो कानून है उसमें उपलब्ध नहीं है। तो मैंने कहा श्रीमान, वहीं से भूख हड़ताल में मेरी भूख हड़ताल यहाँ पे निरंतर रहेगी, और आप जो है हमारे केयू को ऐसा कोई पार्टनर जिससे कि हमारे जेल का वातावरण बिगड़े, ऐसा श्रीमान जेलर ने मेरे से निवेदन किया था। जब मैंने देखा कि मैं शाम को गया, रात को वहां पे, और जो वातावरण धूल मिट्टी सारे सने हुए पड़े थे, तो जब रात को गया, जाने के बाद में देखा, और जब सुबह उठा तो ऐसा लगता है चेकअप मेरा हुआ, लोग मिलने भी आए जो प्रशासनिक अधिकारी है। लेकिन जब सुबह उठे थे वही भीड़ वाला, ना कुछ के लिए कोई सुविधा, ना साबुन, ना पानी की जो व्यवस्था होती है, ना ठीक ठाक से, और जो मैनुअल होता है उसके अनुसार कोई भी वहां पर नहीं था। जब मैंने देखा श्रीमान क्या क्या सुविधा और भोजन की, जैसे अभी भोजन तो किसी जानवर को नहीं दिया जा सकता, वहां पे भोजन दिया जाता, जो देखा भी वहां पे भोजन रखा था।
भोजन की, और जो शाकाहारी जी राजों में शाकाहारी बिल्कुल जेल में बिल्कुल जीरो है। आपकी आवाज कट रही है, हमें लगता है आपकी आवाज साफ बहुत स्पष्ट नहीं आ पा रही है। हमें लगता है कि नेटवर्क का इशू हो रहा है क्या? जी नेटवर्क की समस्या है सर। वीडियो ऑफ कर लीजिए तो आ रही है सर? वीडियो ऑफ कर लीजिए तो कभी कभी वॉइस ठीक आती है। जी जी, मतलब राजगढ़ में क्या है, जो जेल में स्वच्छता थी उस पे भी बिल्कुल घटिया था, धूल मट्टी है, जिससे कि एलर्जी वालों को एलर्जी हो सकती है। और भोजन का जो हाल है, भोजन का तो बिल्कुल निम्न स्तर का था, जिससे कि क्या जानवरों के लिए भी, मैं कहना चाहूंगा तो वो गलत होगा, मेरे शब्द गलत हो सकते हैं, लेकिन ऐसा जो जिनको भी नहीं डालते वो भी नहीं खा सकते, ऐसा भोजन व्यवस्था, तो उसको सुधार के लिए भी मैंने वहां आवाज उठाई थी। लेकिन कुछ समय बाद दिया था, जब मैं बाद में मिलने गया कुछ लोगों से, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ 1-2 रोज दे करके यथावत वही स्थिति रही वहां पर, ये ऐसा मेरा कहना है। तो उसमें क्या हम सुधार कर सकते हैं, जैसा आपका, और क्या क्या बिंदु पे आरटीआई लगा सकते हैं, और कौन सी जो धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं श्रीमान? जी वो तो जिस प्रकार से आत्मदीप जी ने भी बताया और कई बार डिस्कशन हुआ है कि हम उन्हीं चीजों पर कंसंट्रेट करें और सेक्शन 4 के जो प्रावधान है उन्हीं को लागू करवा दें, और जिन जिन दिक्कतों से आप गुजरे हैं उन दिक्कतों पर आप आरटीआई आप लगा दीजिए और उन्हीं वही जानकारी उनसे मांग लीजिए और एक जनरल तौर पे लगाइए कि जिससे पूरे प्रदेश का लाभ हो या कि पूरे आपके जिले का लाभ हो, इस तरह से, या एक जेल विशेष का लाभ ना हो, इस तरह से पूरी ही जेलों का इस तरह से कुछ किया जाए। और वही दिक्कतें आपने भी बताई, वही दिक्कतें जयंत दास जी ने बताई, वही संतोष उपाध्याय जी ने बताई, प्रवीण जी ने बताई, सब ने वही दिक्कतें बताई। वो तो जेलों की एक जनरल स्थितियां हैं, तो उस पर तो अपन चर्चा कर ही रहे, पर आपने अपना जो अनुभव शेयर किया वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है और अपन उसको मानते हैं कि मेरे लिए, मेरा भी अगर कहीं जी मेरा भी अगर कहीं पे उपयोग हो, जिसे अगर हो तो बिल्कुल मैं सेवा देने के लिए तत्पर हूँ, और मैं अपने जिले में तो कर रहा हूँ और प्रदेश के लिए करूंगा। मेरा यही भी। धन्यवाद आपको। उमेश प्रसाद जी, आपका क्या प्रश्न है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। उमेश प्रसाद, चलिए अब हमें लगता है कि अब टाइम भी हो गया है, मैं इसको कंक्लूड करना चाहिए, तो हम प्रवीण पटेल जी को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे कि वो कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए और हमारे जो भी यहाँ पर उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण रहे हैं उनको धन्यवाद देते हुए और कार्यक्रम को कंक्लूड करें। प्रवीण पटेल जी सुन पा रहे हैं? प्रवीण जी? जी जस्ट अ मिनट। या जी, तो हमें लगता है कि अभी कार्यक्रम में हम लोगों के जनरल डिस्कशंस हो गए हैं, प्रश्न भी कुछ हद तक हम लोगों ने एड्रेस कर दिए हैं, जो हमारे साथियों के थे यहाँ पर। एक्सपर्ट्स जो उपस्थित हुए उन्होंने अपनी बातें रख दी हैं, लगभग सभी बातें आ चुकी हैं, जो शेष है अगली किसी मीटिंग में अपन फिर करेंगे। तो हमें लगता है कि अब आप अपनी बातों को रखते हुए इसको कंक्लूड करें और कार्यक्रम को सबको, हमारे जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनको, माननीय जो भी आए, तो धन्यवाद के साथ जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज जो चर्चा चली है उसको देखते हुए लगता है कि हमें एक PIL की बात करनी चाहिए कि जिसमें प्रिजनर्स रिफॉर्म की बात करें, कि प्रिजन रिफॉर्म हो तो बहुत सारे अलग अलग राज्यों की बात हो तो लेके हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो उसके लिए पहले होमवर्क करें, 2-3 महीने तो लग ही जाते हैं पूरी इकट्ठे करने के। RTI फाइल करें, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, इश्यू बेस्ड टॉपिक लेके हम लोग अपनी पिटीशन को, ड्राफ्ट को तैयार करें। तो दिस इज वन एरिया जहाँ पे हम लोग साथ में मिलके काम कर सकते हैं और हम लोग की अपनी जो टीम है वो भी इसमें शामिल हो सकती है। सेकंड, दूसरी चीज जो है, जो जहाँ तक प्रिजन की बात आती है, प्रिजनर्स राइट की बात आती है, करीब करीब सभी लोग जानते हैं जो आज बात सामने आई है। तो उसके ऊपर आगे इसके साथ जब जोड़ते हैं तो पुलिस रिफॉर्म, वो भी एक महत्वपूर्ण बात आ जाती है। पुलिस रिफॉर्म के लिए ऑलरेडी PIL फाइल हुई थी, 2006 में ऑर्डर आए और उसके बाद आज क्या स्थिति है वो हमने महाराष्ट्र में भी देखा।
अभी जो वाजे और मंत्री गायब है, पुलिस कमिश्नर गायब है, ये 2006 के बाद की बात है कि जब पुलिस रिफॉर्म लागू हो गया तब। और बहुत रिसेंट घटना तो आपके उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी की है कि जब गृह राज्य मंत्री अपना बेटे को बचाने के लिए खुद ही जज बन के बोलता है कि वो वहां नहीं था और ये नहीं था, वो नहीं था। तो अंडर सच सर्कमस्टेंसेस हम लोग के काम काफी बढ़ जाते हैं। तो लेट अस गेट टुगेदर, आरटीआई का यूज करें, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, और जरूरत हो तो पुलिस रिफॉर्म साथ साथ में प्रिजन रिफॉर्म दोनों के ऊपर हम लोग को पीआईएल के ऊपर काम करना चाहिए। जहां तक आज की वेबिनार की बात है तो मैं और यहाँ आपकी पे तरफ से सभी प्रवीण जी, सभी आपने साथियों का धन्यवाद देता हूं। यहाँ पे आपने यस बात सर। पुलिस रिफॉर्म की आपने बात करी, तो अगले किसी मीटिंग में अपन लोग इस पर भी एक पुलिस रिफॉर्म पर एक बृहद परिचर्चा हो जाए 2-3 घंटे की, और आगे हम लोग प्लान इसको भी करेंगे। देखिए, मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज ए वेरी बिग सीरियस इश्यू। आज यदि हम कल लखीमपुर की बात करते हैं तो वहां पे भी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स साफ साफ सामने नजर आता है कि जिसके ऊपर इतने सारे केस हो, वो हमारा गृह राज्य मंत्री, वो भी है सेंटर में, और दूसरे गृह राज्य मंत्री जो है बंगाल से आते हैं, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करता हूँ, उनके खिलाफ में भी बहुत सारे चार्जेस हैं, मर्डर भी है, किडनैपिंग है, पता नहीं क्या क्या है। तो यदि ये हमारी क्वालिटी रहेगी तो हमारा शासन कैसे चलेगा? तो हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, अब पुलिस रिफॉर्म, अब प्रिजन रिफॉर्म, किस किस को रिफॉर्म करेंगे? तो ये सिस्टम इतनी चरमरा गई है कि लगता है कि अब सिस्टम को ही रिफॉर्म करने की बात आ गई है। एनीवे, आपका जो 75th प्रोग्राम होगा उसके बारे में हम लोग सोचते हैं कि 75th के अंदर में क्रिमिनलाइजेशन और पुलिस रिफॉर्म दोनों को यदि साथ में मिलाएं, कि दोनों इंटरलिंक्ड है, तो उसके अंदर हम लोग करीब 3 घंटे का कार्यक्रम एक अच्छा से रख सकते हैं। प्रवीण भाई, उसके ऊपर आप प्रवीण भाई थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं मैं आपको। हाँ बताइए। ने जो मुद्दा उठाया वो तो जुडिशरी का जो सर्वोच्च जो है, जो लोग बैठे हैं उसके ऊपर जैसे महुआ मोहित्रा ने इस चीज को उठाया लोकसभा। देखिए, वो इश्यू और आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इश्यू में अंतर है। मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन ये कर रहा था, नहीं वो एग्री को बुलाया आपने, वैसे शांति भूषण जी को बुलाइए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट शांति भूषण को सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, शांति भूषण आएंगे, मगर वो जो बोलेंगे ना हम लोग कोई नहीं समझ पाएंगे, उनकी बात समझना बहुत मुश्किल है। आवाज जो उनका है क्लियर ऑडिबल नहीं हो रहा है। अभी बीच में एक प्रोग्राम में रखे थे, वैसे शांति भूषण जी को थोड़ा निवेदन तो कीजिए, साथ में प्रशांत। नहीं हो सकता है, बात करेंगे हम लोग से संपर्क भी है। उन्होंने एक एफिडेविट लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जो जज हैं वो उनके ऊपर में भ्रष्टाचार के वो चल रहे हैं। तो अगर मालूम है, हम जानते हैं। अगर अभी जो बात हो रही है, जब हम प्रिजन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं या पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो उसमें शांति भूषण जी का रोल बहुत लिमिटेड होगा। हमें चाहिए कि जो इस फील्ड में काम करने वाले हो। तो उसके ऊपर चर्चा करूंगा मैं आपसे, अलग से टेलीफोन में बात कर लेंगे। तो मेन मुद्दा हम अभी वापस घूम फिर के यहीं आते हैं कि हम पूरी सिस्टम को कैसे सुधारेंगे। घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। तो 3 घंटे का कार्यक्रम है, तो कि हम लोग अपना दायित्व पूरा करते रहें इसी तरह से। और जिस तरह से आपने पीआईएल की बात करी, तो उसको भी एक ड्राफ्ट बनाया जाए और आप उन पॉइंट्स को रेज करें। ड्राफ्ट तभी बनेगा जब सब इंफॉर्मेशन आ जाएगी। हाँ, तो मतलब सबसे पहले तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे जयंत दास जी को और संतोष जी को कि आप क्वेश्चन तैयार करिए आरटीआई के लिए, और अलग अलग स्टेट से इंफॉर्मेशन आए, और जब मोर देन 2 स्टेट्स होंगे तभी हम सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंदर हम लोग ने पिटीशन फाइल की थी ओवर क्राउडिंग को लेके। ऑर्डर्स हुए कि जगह नहीं है तो डबल स्टोरेज करो, मगर आप जगह बनाओ। अभी दूसरी जगह में लेके नई एक अलग से जेल बनाने का भी प्रस्ताव हो गया है। तो जब हम फाइल करेंगे तो रिस्पॉन्स 100% होगा। एनीवे, तो हम जो आपने बात की पुलिस रिफॉर्म की, तो मैं सोचता हूँ पुलिस रिफॉर्म और क्रिमिनल रिफॉर्म दोनों को साथ में लेके आपके 75th प्रोग्राम के अंदर इसको किया जाए तो काफी अच्छा लेवल में जाएगा। और उसके पहले हम लोग की जितनी ये
आज प्रिजन की बात हुई है या दूसरी बात हुई है, उसको वहां पे सामने रखा जाए। ठीक है, अब अगले हफ्ते की शिवानंद जी आप अनाउंस कर लीजिए, बात खत्म करेंगे हम। तो सभी को मैं धन्यवाद आपकी तरफ से दे रहा हूँ, आप अनाउंसमेंट कर लीजिए। सर आप ही बता दीजिए अगले कार्यक्रम के विषय में। अरे देखिए, अगले हफ्ते नेक्स्ट संडे सेम टाइम 11 से 1 का, जिसमें क्लिनिकल लीगल एजुकेशन ये विषय रहेगा, जिसके अंदर तीनों लॉ की फैकल्टी है हमारी। एक तो रश्मि ओझा काफी रिनोड है, बीसी चागला जो भारत के बहुत एक बहुत प्रमुख न्यायाधीश रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसकी बीसी चागला चेयर वो डॉक्टर रश्मि ओझा है। अभी कर्नाटका चेंबूर लॉ कॉलेज की वो सर्वे सर्वा है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी की डीन रही है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी लॉ की, तो वो एक बात करेंगे। दूसरे दो हमारे साथी जो रहेंगे उसके अंदर एक तो अश्विन कारिया है जो प्रोफेसर है, फॉर्मर प्रिंसिपल लॉ कॉलेज के, और प्रोफेसर इंद्रायन की जिनके अंडर में कई लोगों ने पीएचडी की है। तो इस विषय में हम जरूरत इसलिए है इस विषय की कि हर लॉ कॉलेज के अंदर लीगल एड क्लिनिक होनी चाहिए। जैसे कोई मेडिकल कॉलेज है, वहां बिना अस्पताल का कॉलेज हो नहीं सकती, मगर कागजों में भारत में जो लॉ कॉलेज है वहां कागजों में लीगल एड क्लिनिक चलती है। यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट है, यूएनडीपी भारत सरकार के साथ मिलके 450 से ज्यादा कॉलेजों का वो लोग ने इंस्पेक्शन किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट दिया है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि सिर्फ 6 कॉलेज के अंदर लीगल एड क्लिनिक पाया गया, बाकी सब कागजों में है। तो हम इस फील्ड में भी काम करें कि हर लॉ कॉलेज के अंदर एक लीगल एड क्लिनिक हो, कार्य कर रहे हैं, और वो कार्य करे तब गरीबों को भी फायदा होगा, साथ साथ अच्छे वकील भी निकलेंगे। अभी जो वकील निकल रहे हैं उनका प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं है, और मैं कहना नहीं चाहता हूं मगर बहुत सारे डिग्री जो है वो कॉपी और मारो और पास करो, ये वाला भी हाल है। तो अगले सब हफ्ते में इस विषय पे हम लोग विस्तृत सुनेंगे, और तीनों इस फील्ड के मास्टर हैं। धन्यवाद सभी साथियों को, मेरा फिर से नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण भाई, शिवानंद जी जी जिस प्रकार से प्रवीण भाई ने बताया, तो अगली हमारी मीटिंग क्लिनिकल लीगल एड पर रहेगी और इन लॉ कॉलेजेस, तो किस तरह से हम लॉ कॉलेजेस में ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर सकते हैं और कैसे यहाँ से ही स्टूडेंट्स को इस विषय में ज़्यादा ट्रेंड किया जाए, जिससे वो अपने लीगल राइट्स के विषय में अपने स्वयं के इन कॉलेज और बाद में बाहर आने के बाद भी जब वो ग्राउंड में काम करें, कोर्ट में काम करें, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जहाँ भी जाएं तो उनके दिमाग में ये बात रहे कि ये चीज़ें होती हैं और इस पर हमें काम करना है। तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, और प्रवीण भाई जी का ये अच्छा वो था, और हम लोग इसको मिल करके कर रहे हैं अगले कार्यक्रम में। और इसी के साथ अब ये कार्यक्रम जो हमारा 68th वेबिनार था, इसको अपन यहाँ पर विराम देते हैं। और हमारे बीच में जो इस तरह से विशिष्ट अतिथिगण आए, श्री संतोष उपाध्याय जी जो बंदी अधिकार आंदोलन के प्रमुख रहे हैं, और उन्होंने अपने बहुत महत्वपूर्ण अनुभवों को किस तरह से यहाँ पे शेयर किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जयंत कुमार दास जी जो इंडियन एयरफोर्स के वॉरियर रहे हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, तो स्वयं भी जेल में रह करके किस तरह से उनको झूठे फर्जी मामलों में डाल करके और किस तरह से उनके साथ उनका उत्पीड़न हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, और एक उदाहरण के तौर पे वो सामने है और उन्होंने कोर्ट्स में इतनी सारी आरटीआई लगाई है जजों के विरुद्ध, और वो निरंतर लड़ रहे हैं, और वो उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हमारे बीच में इसी तरह से वो जुड़े रहेंगे आगे भी, और आप सब उनका संपर्क आप लोगों को मिला है, और आप जब भी जैसी आवश्यकता हो आप उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे बीच में हमारे कार्यक्रम के हमेशा ही जो अध्यक्ष, जिनका मोटिवेशन एक तरह से शुरू से रहा है, श्री राहुल सिंह जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं जो भी शुरू से जुड़े रहे हैं, कि हम लोगों ने एक कार्यक्रम कोरोना लॉकडाउन में प्रारंभ किया, और उनको इस कार्यक्रम की अध्यक्षता देते हुए उन्हीं के मोटिवेशन में सबसे पहले हम लोग आरटीआई की छोटी छोटी बातों पर चर्चा प्रारंभ किए। फिर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ती गई और इतने सारे लोग जुड़ते गए, इतने महत्वपूर्ण लोग पूरे देश भर से जुड़े, कि आज हमारा एक कार्यक्रम इस अवस्था तक पहुंचा है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान राज्य सूचना आयुक्त हैं और बहुत धुरंधर व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्होंने सूचना के अधिकार के क्षेत्र में एज ए इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो निर्णय उन्होंने दिए हैं वो एक लैंडमार्क है, और सब अन्य सूचना आयुक्त जो भी हैं देश के वर्तमान और आने वाले सबके लिए एक अनुकरणीय है। हमारे बीच में हमें हमारे एक मेंटर की तरह हमारे बहुत महत्वपूर्ण एक अन्य महत्वपूर्ण सूचना आयुक्त केंद्रीय सूचना आयुक्त श्री शैलेश गांधी जी, जो हमेशा इस कार्यक्रम में आते हैं, अपना अमूल्य समय 1 घंटे 1.5 घंटे का देते हैं, हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं।
उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से अपना आशीर्वाद हमें बनाए रखें। हम उनको एक अपने गार्जियन के तौर पे, बुजुर्ग के आशीर्वाद के तौर पे उनको हम यहाँ पर मानते हैं। मेंटर हैं हमारे और बहुत एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही आप सभी को ज्ञात होगा कि अपने 4.5 साल के कार्यकाल में 20,000 से ज्यादा मामलों का इन्होंने डिस्पोजल किया हुआ है। करोड़ों करोड़ों रुपए की फाइन लगा करके सरकार के रेवेन्यू में और लोगों को सूचना दिलवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आरटीआई कानून लाने में एनसीपीआरआई का जो योगदान रहा है उसके वो एक तरह से कोऑर्डिनेटर रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मदीप जी हमारे मध्य प्रदेश के जो राज्य सूचना आयुक्त रहे हैं, अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हुए हैं और निरंतर रिटायर होने के बाद भी हम लोगों के बीच में हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से और इस तरह से हमारे इस वेबिनार के माध्यम से, फिजिकल मीटिंग के माध्यम से हर तरह से वो मार्गदर्शन देते रहते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में श्री प्रवीण पटेल जी जो एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में रहते हुए आदिवासियों के बीच में 20 साल से अधिक उनके लिए काम किया। ग्राउंड की जो उनको अनुभव है, शायद वो हम में से किसी को उतना अनुभव ना हो जो ऐसे ग्राउंड में रहते हैं उन लोगों के अतिरिक्त। और आप फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के ऑनरेरी ट्रस्टी हैं, आप नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस के आप कोऑर्डिनेटर हैं और बहुत कुछ हैं। और आप इस तरह से हमें हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं। आप हमारे बीच में आते हैं, आपके कार्य अनुकरणीय हैं और इसी तरह से हम लोग मिलकर के ये सब करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमारे बीच में आप आए और आते रहेंगे। और अब कार्यक्रम में आगे हमारे नित्यानंद जी जो वकील अधिवक्ता मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, उनका हमेशा सहयोग बना रहता है हर तरह से, चाहे वो कोर्ट में ले जाने वाले मामलों को लेकर के हो या जैसा भी हो, अपना मार्गदर्शन हमेशा देते रहते हैं। बहुत मिनिमल फीस में काम करते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, एक बहुत अच्छे नेक हृदय के व्यक्ति हैं। और मतलब जैसे एडवोकेट्स जनरली होते हैं, हमारे एडवोकेट साथी होते हैं, हम उनकी आलोचना नहीं करते कि फीस पर ही सब कुछ केंद्रित रहता है, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने भी सैकड़ों ऐसे जनहित याचिकाएं लगाई हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की लगाते हैं, बहुत सारे मामले लड़ते हैं। बहुत बहुत उनका धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम में वो आते हैं और कार्यक्रम के वो एक तरह से हम लोग सह संयोजक भी हैं क्योंकि हम शुरू से ही जुड़े रहे हैं। कारिया जी हमारे बीच में आज उन्होंने अपना मार्गदर्शन प्रदान किया, थोड़े समय के लिए आए और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला कि किस तरह से जेल रिफॉर्म और इसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण जानकारियां उन्होंने शेयर की। हमारे अगले कार्यक्रम में वो स्वयं एक इन्वाइटेड स्पीकर के तौर पे भी आते हैं और जब भी आते हैं उनकी हम बात सुनते ही हैं क्योंकि वो बुजुर्ग और वरिष्ठ हमारे अनुभवी मतलब फॉर्मर मतलब प्रिंसिपल हैं वो लॉ कॉलेजेस के, और बहुत अच्छा उनका योगदान है। सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस, फोरम फॉर फास्ट जस्टिस, इन सबसे जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से कार्यक्रम चलता रहे, हम लोग कुछ ना कुछ नए नए बिंदुओं के साथ हर एक संडे को आते रहें। और ये सिर्फ हमारा ये जो मीटिंग है वो सिर्फ एक गॉसिप का आधार इस तरह से ना बने और हम लोग इसमें कुछ ना कुछ, जिस तरह से प्रवीण भाई जी ने बताया कि हम इसमें होमवर्क करेंगे, इसमें माथापच्ची करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे और कुछ ना कुछ इससे निकालेंगे, निकाल करके उसको अपन आगे जो पाइनेकल तक ले जाएंगे, जो अपेक्स कोर्ट है वहां पर हम इनको रखेंगे एज ए PIL और जो भी है। और हम लोग जो यहाँ पे RTI से जुड़े हुए लोग हैं उसमें हम सबको मदद करनी है, इन सब मामलों में हमें मदद करनी है। जब वो हमारे पास क्वेश्चनरी आ जाए तो हम अपने अपने स्टेट्स में RTI लगा करके वो ज्यादा से ज्यादा जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास करें, ताकि हमारा ये जो मीटिंग है वो बिल्कुल जिस तरह से हमने आपको बताया कि इसका गॉसिप का एक केंद्र ना बने, हम एक तरह से इससे कुछ ना कुछ आगे करते रहें। और ये भी बताते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोगों के द्वारा एक RTI को ही लेकर मध्य प्रदेश में कि ऑनलाइन फाइलिंग नहीं थी, इसके लिए एक प्रयास किया गया था और माननीय श्री राहुल सिंह जी सूचना आयुक्त उन्हीं के मार्गदर्शन में यहाँ पर हम लोगों ने एक पत्राचार आरंभ किया। और मतलब हमें लगता है कि कम से कम 100, 200, 300 तो पत्र गए होंगे इस तरह से, और ईमेल वगैरह किया कि हमारे मध्य प्रदेश में ऑनलाइन फाइलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। RTI आवेदन हम जैसे देने जाते हैं, कोई RTI आवेदन स्वीकार नहीं करता, कोई पोस्ट रिटर्न कर देता है, कोई अभद्रता करता है, तो वही सीधी सी बात है एक जगह हम कंप्यूटर में बैठ करके अपना ऑनलाइन फाइलिंग कर दें, वहां से ऑनलाइन पेमेंट कर दें, और वो व्यवस्था सुनिश्चित हो रही है। उसकी सूचना जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश ने और माननीय श्री राहुल सिंह जी ने स्वयं ट्विटर पर दी है और वो सब चल रहा है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब आप जैसे RTI कार्यकर्ता यहाँ पे जो जुड़ते हैं, आप सबकी मेहनत का परिणाम है। और इसी तरह से जो इंटीग्रेटेड तौर पे जो हमारी अप्रोच है इस तरह से चलती रहे तो इसका बहुत ही फ्रूटफुल इसका रिजल्ट आएगा और आ रहा है। इनफैक्ट ऐसे सोचिए, ऐसे बहुत सारे हमारे आवेदकों के लिए जो इस मीटिंग से तो नहीं जुड़ पाते हैं, हजारों हजार इस तरह से, है ना, लेकिन वो आवेदन लगाते हैं, लेकिन कितना उनको इस तरह से ह्यूमिलिएशन मतलब का सामना करना पड़ता है, कितना उनको इस तरह से टॉर्चर का सामना करना पड़ता है, उन सबके लिए कितनी खुशी की बात होगी जब ये व्यवस्थाएं लागू हो जाएंगी, बहुत जल्दी लागू हो जाएंगी। इसी के लिए
इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अन्य साथी जो भी यहाँ पर हैं, हम सबका यहाँ पर नाम नहीं ले सकते, लेकिन आप लोग सब इसी तरह से जुड़े रहिए और इसी तरह से अन्य साथियों को भी जोड़ते रहिए। इसका लाभ, हमारा जो उद्देश्य है, ये जो हमारी मीटिंग है, जो हमारे एक्सपर्ट आते हैं अपने अनुभव से, ये लाभ हम सबको देते रहें, हम इसको इसी तरह से फैलाते रहें, जन जागरूकता फैलती रहे। हमारे पास कोई अल्टीमेट पावर नहीं है, हम कोई अथॉरिटी नहीं है, हम एक एम्पावरमेंट एजेंसी के तौर पे हैं और एक जो हमारा नॉलेज है वो नॉलेज हम स्प्रेड कर रहे हैं। तो उस तरह से हम लोग निरंतर काम करते रहें और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से इसी तरह से काम करते रहें हमारे देश और समाज के प्रति। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगले संडे को फिर मिलेंगे। धन्यवाद प्रवीण भाई, धन्यवाद। धन्यवाद जयंत सर, धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सब।